हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर आइडिया फ्री एजुकेशन सेल। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट का हिस्ट्री, इसका इंट्रोडक्शन, थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस, इवोल्यूशन के बारे में जानकारी लिया। आज हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैनेजमेंट में आगे जो आता है सिलेबस में, जो बेसिकली फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास एग्जामिनेशन के लिए आ रहा है, वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमें बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में ही जानकारी लेना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ फिर से आप लोगों को आपके एग्ज़ाम से संबंधित एक जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने मेरे पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था, आप लोग एग्ज़ाम का जो तैयारी कर रहे हैं उसमें जो भी समय आप एग्ज़ाम के लिए निकाले हैं, उस समय को अगर आप 100% लेकर चल रहे हैं तो इस 100% समय को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। डीजीएमएस एग्ज़ाम एमसीक्यू पैटर्न पर हो रहा है, लेकिन अगर आप ये सोचिएगा कि हम सिर्फ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी कर लें और हमारा तैयारी पूरा हो जाएगा, हम एग्ज़ाम पास कर पाएंगे, तो शायद ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसलिए इसकी तैयारी को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। आप इसे थ्योरी और एमसीक्यू दो पार्ट में डिवाइड कीजिए और मैक्सिमम आपको थ्योरी की तैयारी करनी है। जब आप थ्योरी की तैयारी करते हैं तो आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की तैयारी खुद ब खुद होती रहती है। इसी के तहत 100% का जो समय आपने निकाला है अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उसमें से थ्योरी को आप 80% समय दें और बाकी के 20% का समय एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए दीजिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में सफलता आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? मैंने आप लोगों को इसके बारे में पिछले क्लास में भी बताया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारे जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का तरीका था, उन तरीकों को रिप्लेस कर, जो थंब रूल्स थे पहले, उनको रिप्लेस कर एक प्रिसाइज प्रोसीजर तैयार करना, ताकि लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। अब ये प्रिसाइज प्रोसीजर साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत कैसे तैयार किया जाता है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत ये जो है, एक व्यक्ति जो अपने कार्य पर है, उस इंडिविजुअल कार्य को एक प्रिसाइज स्टडी किया जाता है। वो स्टडी करने के बाद एक प्रिसाइज प्रोसीजर डेवलप किया जाता है और उसके तहत जो मैनेजमेंट किया जाता है उसे ही हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट में बेसिकली क्या है? प्रिसाइज प्रोसीजर टू improve लेबर प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा साइंटिफिक मैनेजमेंट में और जो चीज़ें आती हैं उसमें आता है, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है F.W. टेलर। ये जो F.W. टेलर हैं, ये कौन है? दोस्तों, इनके नाम पर एग्जामिनेशन में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने ही साइंटिफिक मैनेजमेंट का रिसर्च किया था। F.W. टेलर के नाम पर साइंटिफिक मैनेजमेंट को
टेलोरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। टेलोरिज्म। इसके अलावा F.W. टेलर के नाम पर ही साइंटिफिक मैनेजमेंट को टेलर मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में बस इतना ही दोस्तों। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंटरनली बहुत बड़ा है। हमें जो हमारा सिलेबस कहता है हमें सिर्फ उतना ही तैयारी करना है। अननेसेसरी डीप में हम जाएंगे तो हमारा समय का वेस्टेज होगा, इसलिए हम उतना ही पढ़ें जितना हमारा सिलेबस कहता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके बाद जो सिलेबस है, सिलेबस में साइंटिफिक मैनेजमेंट के बाद आता है एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है? एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। हो सकता है आपको ध्यान में ना हो, मगर आप सभी लोग जानते हैं एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट क्या है। इसमें 4 चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। इसके बारे में हम लोग ब्रीफ में जानकारी ले लेते हैं, इसे भी हमें डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट या मैनेजमेंट के मुख्य एलिमेंट्स हैं। क्या क्या आता है इसमें? प्लानिंग किसे कहते हैं? क्या होता है प्लानिंग? शॉर्ट में जान लें। प्लानिंग, सेट अ गोल एंड मेक अ लाइन डायग्राम टू अचीव इट। ये हो गया प्लानिंग। उसके बाद सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? तो हमने जो प्लान किया उस प्लान को हम कैसे अचीव करेंगे, उसका क्या तरीका होगा, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेस होंगे, उन रिसोर्सेस को इस ऑर्गेनाइजेशन में फीड कीजिए। जनरली रिसोर्सेस 2 प्रकार की हैं, मैन एंड मटेरियल। मैन एंड मटेरियल को ऑर्गेनाइजिंग में फीड कीजिए, वो आपको प्लानिंग को अचीव करने में हेल्प करेगा। ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड होता है डायरेक्टिंग। ये क्या होता है? तो जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उस काम में कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है। उस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए आपको कुछ सेफ्टी की आवश्यकता होती है, कुछ सुपरविजन की आवश्यकता होती है। उन सभी चीज़ों को आप यहाँ डायरेक्टिव में इन्वॉल्व कीजिए तो आपकी सुपरविजन, सेफ्टी और इसके अलावा आप फीडबैक लीजिए, वो सारी आ जाती है आपकी डायरेक्टिव में। इसके बाद लास्ट 4th जो है वो है कंट्रोल। ये क्या होता है? तो हमने जो हमारा जो प्लानिंग है, जो हमने किया बनाया, वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, सही समय पर अचीव होने वाला है कि नहीं। अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारा प्लानिंग है किसी काम को करने के लिए 1 साल में अचीव करने का, सही कंट्रोल ना हो पाए तो हो सकता है उसमें 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। ऐसे में हमारे समय का भी बर्बादी होगा और हमें ज़रूरत से ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमें किसी भी प्रोग्राम को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। इसमें बेसिकली मुख्य रूप से आता है आपका टाइम स्टडी, वर्क स्टडी। तो ये एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट हुए 4 प्रकार के। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिलेबस में जो है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दोस्तों साइंटिफिक मैनेजमेंट के वैसे तो बहुत सारे प्रिंसिपल हैं,
लेकिन जो साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के नाम से जाना जाता है, F.W. टेलर, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए मुख्य रूप से 4 प्रिंसिपल दिया है। क्या क्या है वो प्रिंसिपल, आइए जानते हैं। इन्होंने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का जो पहला पार्ट है उसमें आता है कि डेवलप ए साइंस, एक साइंस डेवलप कीजिए, और वो जो साइंस होगा वो जो हमारे ट्रेडिशनल थंब रूल हैं उन्हें रिप्लेस करने लायक हो। तो डेवलप ए साइंस हु रिप्लेस थंब रूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन को एक शॉर्ट रूप में समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिस्टम इन विच पीपल वर्क एंड डील विथ वन अनदर इन ए कोऑपरेटिव मैनर। जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक व्यक्तियों का समूह है जहां पर व्यक्ति एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाए जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से कार्य कर सके, कार्य में कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। उसके लिए उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, उस स्ट्रक्चर में क्या क्या होना चाहिए, उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए,
और क्या होना चाहिए इसमें, मोटिवेशन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए इसमें, डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए। स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए, फंक्शनल टास्क होना चाहिए, स्कॉलर चेन होना चाहिए। स्कॉलर चेन क्या है, तो ये चेन जो है एक सुपीरियर्स का चेन है जो हायर टू लोअर प्योर डेवलप होता है। स्केलर चेन हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, डेलीगेशन होना चाहिए। ये क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो किसी भी काम को या कोई अगर कार्य हो रहा है तो उसमें किस तरह का डिसीजन लेना है, वो डिसीजन लेने का पावर उस ग्रुप के पास होता है। तो इस तरह से एक डेलीगेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ इसमें कोऑपरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिल करके किसी भी काम को करने के लिए, ताकि वो काम स्मूथली आगे बढ़ सके। इसके अलावा स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। जो भी हमारा स्ट्रक्चर तैयार होगा उसमें कंट्रोल का एक वाइड एरिया होना चाहिए, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम अंडर कंट्रोल रहे। और जब ये सारी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व कर दीजिएगा तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन तैयार होगा, एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन तैयार होगा। ये स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इसके बाद जो मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन का जो लास्ट पार्ट है उसमें है डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए माइनिंग एंटरप्राइज। डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसा होना चाहिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत से लोग जब डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो जानकारी सबको होता है, लेकिन लगता है कि क्या बनाए कैसे बनाए। इसको बहुत ही आसान तरीके से समझा जा सकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें कुछ भी नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी माइन में काम कर रहे होते हैं, तो उस माइंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली माइंस में ऊपर से नीचे अगर देखते हैं तो जनरल मैनेजर से शुरू होता है और जनरल मजदूर तक आकर खत्म होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो आप देख रहे हैं उसको आप एज इट इज उतार दीजिए। बस ऑर्गेनाइजेशन बनाने में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हायरार्की आपका खराब ना हो। हायरार्की इन द सेंस कि अगर हमारा जो माइन है उस माइन का इंचार्ज के रूप में अगर एजेंट है तो एजेंट के नीचे मैनेजर आएगा। लेकिन कभी भी मैनेजर के नीचे एजेंट नहीं आ सकता है। इसी चीज़ को मैंने आपको कहा दोस्तों कि आप हायरार्की हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो जिसके नीचे आता है उसको उसके नीचे ही रखिए, नीचे वाले को ऊपर नहीं कर दीजिएगा। अगर आप ऊपर कीजिएगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आइए आपको हम बताते हैं एक लार्ज ओपन कास्ट माइंस का ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन कैसे किया जा सकता है। इसके तहत एक जो ओपन कास्ट होगा उसका ओवरऑल इंचार्ज जो होगा वो एक एजेंट के नाम पर दे सकते हैं। यहाँ पर एक जनरल मैनेजर को भी रखा जा सकता है, लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं एजेंट से। एजेंट के नीचे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आते हैं, सबसे पहले आप एक दे दीजिए क्वालिटी मैनेजर। इसके बाद मैनेजर फाइनेंस,
मैनेजर, पर्सनल, एक आप दे दीजिए मेडिकल ऑफिसर, और दे दीजिए आप ऑफिसर वेलफेयर। अब इसको हम आगे और बढ़ाते हैं। तो कॉलरी मैनेजर, कॉलरी मैनेजर के नीचे कौन कौन आएंगे? दोस्तों, डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुझे लगता है कि बहुत ही आसान है। आप लोग जैसा अपने इर्द गिर्द अपने काम के दौरान देख रहे हैं उसको एज इट इज उतार देना है। कॉलरी मैनेजर के अंडर में कौन कौन आते हैं? तो इन्हें आप एक मैनेजर माइनिंग, जो इस ओपन कास्ट जो प्रोजेक्ट है उसका इंचार्ज होंगे। इनके नीचे में फिर आएंगे एक सेफ्टी ऑफिसर, फिर इंजीनियर एक्सकावेशन, इंजीनियर E&M, फिर दे दीजिए आप इंजीनियर सिविल। हो सकता है आपको ओपन कास्ट में नीचे गार्लैंड ड्रेन्स या हॉल रोड के नीचे कुछ स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए आप इंजीनियर सिविल। फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा मैनेजर माइनिंग जो ओपन कास्ट माइन का इंचार्ज हैं उनके नीचे कौन कौन आएंगे? तो सबसे पहले उनको एक जनरल शिफ्ट, एक मैनेजर माइनिंग दीजिए जनरल शिफ्ट के लिए। इनके नीचे एक ब्लास्टिंग ऑफिसर दीजिए। और क्या आएंगे? मैनेजर माइनिंग, ब्लास्टिंग ऑफिसर, इसके बाद ऑफिसर शिफ्ट, इसके अलावा ऑफिसर E&M शिफ्ट के लिए, ऑफिसर एक्सकैवेशन शिफ्ट के लिए। यहाँ तक पहुँचे हम। अब इनके नीचे और क्या क्या हो सकते हैं? सेफ्टी ऑफिसर, इंजीनियर एक्सकैवेशन। इंजीनियर एक्सकैवेशन के नीचे कौन कौन आएंगे? तो इनके नीचे आप एक जनरल शिफ्ट में एक इंजीनियर एक्सकैवेशन दे दीजिए। उसके बाद इन्हें दीजिए आप शिफ्ट का एक्सकैवेशन, जो शिफ्ट में अगर किसी प्रकार का कोई ब्रेकडाउन होता है या मेंटेनेंस का काम होता है तो उसे करेंगे। इंजीनियर E&M, जो फील्ड स्विचेस वगैरह हैं, केबल्स वगैरह हैं, उनको देख रहे थे इंजीनियर E&M। इनके नीचे एक जनरल शिफ्ट में आप इंजीनियर E&M दीजिए। इसके अलावा सभी शिफ्ट में इंजीनियर E&M दीजिए। फिर आगे की हुई इस तरह से ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो रहा है। और क्या है इसके बाद? फिर आइए मैनेजर माइनिंग जनरल शिफ्ट है। तो मैनेजर माइनिंग जनरल शिफ्ट के नीचे में वर्क को सुपरवाइज करने के लिए ओवरमैन, माइनिंग सरदार। इसके अलावा जो ब्लास्टिंग ऑफिसर है, ब्लास्टिंग का कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए अगर लार्ज ओपन कास्ट माइंस है, 2-3 पैचेस है वहाँ, तो एक मुख्य ब्लास्टिंग ऑफिसर जो हो गए उनके नीचे में 1 या 2 और ब्लास्टिंग ऑफिसर हो सकते हैं। फिर उन 2 ब्लास्टिंग ऑफिसर्स के नीचे में ब्लास्टिंग ओवरमैन, या ज़रूरत पड़ता है तो माइनिंग सरदार भी दे सकते हैं।
इसके अलावा ऑफिसर शिफ्ट हैं, जो एक शिफ्ट के इंचार्ज होंगे। उन ऑफिसर शिफ्ट के अंडर में कई ओवरमैन आएंगे, ओवरमैन के अंडर में मैनेजर भी आएंगे। ऑफिसर E&M शिफ्ट, उनके अंडर में इलेक्ट्रीशियन आएंगे, जो ज़रूरत पड़ने पर मेंटेनेंस का कार्य करेंगे। ऑफिसर एक्सकेवेशन जो शिफ्ट में कार्य कर रहे हैं, उनके अंडर में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के फोरमैन, इलेक्ट्रीशियन, ये सभी लोग आएंगे। इसके अलावा इसको हम और बढ़ा सकते हैं। ऑफिसर वेलफेयर, वेलफेयर के अंदर थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। ऑफिसर वेलफेयर के अंडर में कौन कौन आएंगे, तो इन्हें आप दीजिए। ऑफिसर वेलफेयर के अंडर में एक इंजीनियर E&M, इंजीनियर सिविल। इंजीनियर E&M क्या करेंगे, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए जो कॉलोनी बनाई गई है, उन कॉलोनीज़ में जो पावर सप्लाई की व्यवस्था है उसे देखने के लिए इंजीनियर E&M होंगे। इंजीनियर E&M के अंतर्गत फोरमैन, इलेक्ट्रिकल सभी शिफ्ट में। इसके अलावा फोरमैन के अंडर में कार्य करने के लिए इलेक्ट्रीशियन। फिर इंजीनियर सिविल, ये क्या काम करेंगे, आपकी जो कॉलोनीज़ हैं, कॉलोनीज़ का जो रख रखाव है, जैसे किसी प्रकार का कोई रिपेयरिंग है, वो इसके अंतर्गत आएंगे। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर सप्लाई। इस तरह से दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन को आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा आप कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को ये इसलिए बताया कि आप अपने तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन सही तरीके से कर सकें, कहीं पर किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने रिपीट करना चाहूँगा कि आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन करें तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो हायरार्की है वो कहीं पर मिसमैच ना हो जाए। ऊपर के पोस्ट के अधिकारी को किसी नीचे के अधिकारी के अंडर में ना दे दें, या नीचे के किसी वर्कर को या सुपरवाइजर को या फोरमैन को उठाकर किसी मैनेजमेंट के ऊपर ना बैठा दें। ये आपका सीक्वेंस गलत हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसकी जो हायरार्की है, एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर एंड उसके नीचे आते जाइए। जो चीज़ें हैं, जो भी डेजिग्नेशन है, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। वो आपका बिल्कुल सही ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन होगा। तो दोस्तों आज के क्लास के लिए इतना ही, और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें सिलेबस में जो मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आज समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पर्सनल मैनेजमेंट लेकर के आएंगे। इसके अलावा और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।